और वो अड़ गया मैं नहीं करा रहा, तो कोई कोई बात नहीं, क्यों धोनी करा लेगा। डेथ हो चुकी है उसको, तू करे कोई डेथ हो गई बंदे की, क्या बंदे की डेथ हो गई, कोई बात नहीं है। बस कैसे। हेलो, स्वागत है आप सबका। हम स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। लेकिन फटाफट 3 बातें सुन लो। क्या? एक तो सबसे पहले अपना कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी है अपने साथ लेके बैठना, टिक करते रहना, लिखते रहना। और वैसे तो टाइम शायद ना मिले लेकिन फिर भी साथ लेके बैठना। दूसरी बात, अगर कहीं पे भी अगर ज़्यादा लगे कि मैं जल्दी निकाल गया तो आप जो है फटाफट उस चीज़ को एक बार चेक कर लेना यूट्यूब पे आई बटन में मैंने डाला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं डाला तो बहुत जल्दी डाल देंगे। और लास्ट बात, इसमें टू द पॉइंट रखेंगे, तो इसलिए जो है हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है पर्पस समझते हैं। तो 3 पॉइंट्स है इसमें समझने के। पहली बात तो हमें ये समझना है कि डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का फ़र्क क्या होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक थैले पे कोई चीज़ लिखी है, एक अखबार है, एक जो है पेन ड्राइव में कोई सपोज फाइल है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स का स्कोप बहुत बड़ा होता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिनके थ्रू कोई राइट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है किसी के फेवर में, किसी के ऊपर, या फिर राइट्स या लाइबिलिटीज़ कम या ज़्यादा हो रही हैं, ऑल्टर हो रही हैं, खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट 2 तरह के होते हैं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो कि साइन होते ही, एग्जीक्यूट होते ही इफेक्टिव नहीं होते, वो किसी फ्यूचर इवेंट पे जो है डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है विल्स। बाकी जितने भी जो जनरली आप सुनते हो इंस्ट्रूमेंट्स, वो होते हैं एक्चुअली नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स जो साइन होते ही इफेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल डीड, लीज डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, फॉर एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया सारी बात। अब हम समझते हैं कि एक बात और, जब भी हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम उस ट्रांजैक्शन की नहीं कराते, हम उस ट्रांजैक्शन को गवर्न करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा है उस इंस्ट्रूमेंट की हम रजिस्ट्रेशन जो है कराते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पर्पस। देखिए पर्पस क्या है इस एक्ट का, 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स 3 है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हम जानते हैं कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। 3 पॉइंट्स हैं। जब भी रजिस्ट्रेशन हम करा देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, वो सरकारी रिकॉर्ड्स में चले जाते हैं और कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप एक तरह से फ्रॉड, फोर्जरी ये जो है रुकती है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी अगर आपके साथ जो है फ्यूचर में जब किसी ट्रांजेक्शन में एंटर होता है तो वो जो है पहले चेक कर सकता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले कोई और ट्रांजेक्शन हो चुकी है कि नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर हुई है तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है रजिस्टर्ड हो चुके होंगे, पब्लिक रिकॉर्ड्स में होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल पर्पस, एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, जो कि बात करते हैं कि किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आप गिफ्ट देते हो इमोरल प्रॉपर्टी का, तो इमोरल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जब भी होगा तो आपके उस इंस्ट्रूमेंट की जो है गिफ्ट डीड की आपको करानी पड़ेगी, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट, अगर आप बेसिकली कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप ट्रांसफर करो कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये उससे ज़्यादा है, यानी कि कंसिडरेशन 100 रुपये उससे ज़्यादा है, तो फिर ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है तो फिर जो है उसकी भी जो है आपको क्या करानी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, करानी है। ठीक है, कोई भी राइट्स या लायबिलिटीज क्रिएट या चेंज वगैरह कर रहे हो। तीसरी बात है कि अगर सपोज कोई अच्छा, दूसरी बात में ध्यान रखना, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की नहीं। मैं अभी बता दूं, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की जो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होती, ऑप्शनल होती है। तो ये सारी बातें नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की हैं। तीसरा बात है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जिसके थ्रू बेसिकली कोई आपने सपोज रसीद बनाई जिसमें से ये लिखा है कि हाँ मुझे पेमेंट मिल गई है इस बंदे से, तो आपने सपोज कोई ट्रांसफ़र किया था या कुछ किया था और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये उससे ज़्यादा है, तो उस रिलेटेड आपको कुछ पेमेंट मिली है, तो उस एक रसीद में आपने ये चीज़ लिखी थी, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है और ये भी जो इसकी भी जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है करानी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, थोड़ा तेज़ लग रहा होगा लेकिन मैनेज कीजिए। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है कि अगर सपोज 2 पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि रियल ओनर कौन है, तो आखिर में जो है कोर्ट या जो आर्बिट्रेटर है तो वो डिक्री पास करेगा, या आर्बिट्रेटर है तो अवार्ड पास करेगा। तो इस केस में अगर आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फर्दर फ्यूचर में किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो बंदा आपसे सेल डीड वगैरह जो बनेगी वो तो बनेगी, साथ में क्या उस कोर्ट के ऑर्डर जो डिक्री है या जो अवार्ड है उसकी भी कॉपी मांगेगा, तो वो भी आप ट्रांसफ़र करोगे। तो जब उसको भी ट्रांसफ़र करोगे और प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 100 रुपये उससे ज़्यादा है तो उस डिक्री या जो अवार्ड को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा उसकी भी रजिस्ट्रेशन कराना जो है मैंडेटरी है। अब फीस कितनी लगती है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं फ्लैट होगी, कहीं कहीं एड वैलोरम होगी, लेकिन जो है मतलब ये है कि हम बता रहे हैं कि इन
टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है। पांचवा पॉइंट है लीज का। तो लीज डीड जो है बेसिकली उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है जनरली, लेकिन तीन तरह की लीज डीड को जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तीन तरह की लीज डीड जो है उनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर रखी है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ने। क्या? लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस, जो ऑटोमेटिकली साल के बाद जो है रिन्यू हो जाती हैं वो। दूसरा है लीज फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, जिसका बेसिकली जो टर्म है वो 12 महीने से ज़्यादा का है, तो इसलिए जनरली जो है 11 महीने की लीज डीड बनती है। खैर 12 महीने से ज़्यादा अगर है टर्म तो फिर जो ऐसी लीज डीड की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। तीसरा क्या है? लीज विच रिजर्व्स ईयरली रेंट, यानी कि अगर जो है बेसिकली जो साल का पूरा रेंट अगर आपने एडवांस में पहले ही ले लिया है तो इस तरह की लीज डीड को भी जो है रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। लास्ट पॉइंट है, अगर किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने किसी को ऑथराइज करा है कि वो आपका बेटा जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट की भी जो है, यानी कि उसको इंस्ट्रूमेंट ही बोल रहे हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को भी क्या करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट विल है तो विल की जो है बेसिकली हमने पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं, तो विल के अगर थ्रू किया है अपने बेटे को अपने किसी और को आपने ऑथराइज किया है कि बेटे को जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, विल के थ्रू किया है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। लेकिन अगर सिंपली किसी और पेपर के थ्रू किया है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तब रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 की। एक बात समझना आप, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ने ना वो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिए जिनकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को हमें छोड़ना था, जिसको बेसिकली हमें ये करना था कि इसकी रजिस्ट्रेशन हमें ऑप्शनल कर देनी है। तो उसके लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बनाया, जहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख दिए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल रहेगी। यानी कि अगर कोई चीज़ सेक्शन 17(1) में जो है कवर्ड है और 2 में भी कवर्ड है तो वो ओवरऑल जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल 17(2) का एक एग्जांपल है कॉम्पोजिशन डीड, इसको सेटलमेंट डीड भी बोल सकते हैं, कि दो लोगों में झगड़ा चल रहा है कि वो कह रहा है कि 5,000 रुपये देने तूने मेरे, वो कह रहा है कि नहीं 5,000 नहीं 2,000 देने हैं, तो दोनों में जो सेटलमेंट हो गई कि ठीक है 3,000 पे बात पक्की करते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट डीड बनाएंगे, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन डीड। तो उसकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। ये बताता है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो पहला तो इसमें आ गया विल, मैंने आपको पहले ही कहा था विल की जो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। उसके अलावा जो 17(1) के जो 3 केस थे, दूसरा तीसरा चौथा, वही 3 है, बस वहाँ पे सेम चीज़ें हैं, लेकिन अगर सपोज 100 रुपये से कम की है वैल्यू वो इमोल प्रॉपर्टी की, तो उन तीनों केसों में जो है क्या हो जाएगा कि ऑप्शनल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कराना उन इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, ओके। पांचवा केस लीज डीड की हमने क्या कहा था, जर्नली ऑप्शनल होती है, तो वही बात है, अगर वो 3 केस हैं उनमें से कोई भी एक केस है तो फिर तो मैंडेटरी है, 17(1) कहता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर नॉर्मल लीज डीड है तो फिर जो है उस केस में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ओके। लास्ट है कि अगर आपने मूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाया है तो फिर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। कुल मिला के मूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल कर रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ये टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे ऑप्शनल। तो ये सेक्शन 18 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 23, 24, 25 की, जो कि बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन करवाते किससे हैं। देखिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होती है, क्या होता है कंट्री होती है, कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट होती है। तो यहाँ पे जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बंदा बैठता है सब रजिस्ट्रार, और बहुत सारे मतलब जो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, उसी बिल्डिंग में एक रजिस्ट्रार भी बैठता है। लेकिन आप जो रजिस्ट्रेशन कराते हो आपका कॉन्टैक्ट होता है सब रजिस्ट्रार से। ठीक है, तो हम जो है बेसिकली सब रजिस्ट्रार वो अथॉरिटी है जो कि रजिस्ट्रेशन करके देती है। ओके, नाउ टाइम लिमिट की बात करते हैं सेक्शन 23 से 25 तक में। तो 23 कहता है कि एग्जीक्यूशन जब हुई तो वहाँ से 4 महीने के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करा लेनी है। 24 कहता है कि अगर सपोज जो पार्टीज़ हैं, अलग अलग पार्टीज़ ने बहुत टाइम पे जो है बहुत डिफरेंस आ गया है, टाइम पे साइन किया, किसी ने आज साइन किया, किसी ने 2 साल बाद साइन किया, किसी ने 8 महीने बाद साइन किया, यानी कि टाइमिंग में बहुत फ़र्क आ रहा है। अगर तो सबकी साइनिंग में 4 महीने के विदिन ही सबने साइन कर दिया है तो फिर तो 4 महीने का जो चक्री जो चल रही है उस 4 महीने के विदिन ही करा लो। लेकिन अगर सबकी जो साइनिंग में जो डिफरेंस है वो 4 महीने से ज़्यादा का है तो आपको क्या होगा, जब एक पार्टी ने साइन किया तो वहाँ से 4 महीने ट्रिगर होंगे और 4 महीने में आप करा सकते हो। फिर किसी पार्टी ने सपोज 8 महीने बाद साइन किया, फिर जो है जब उसने साइन किया फिर 4 महीने बाद उस 4 महीने के विदिन आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी है।
तो बेसिकली एडवाइजेबल क्या है कि आप जो है 4 महीने के विद इन ही जो है सारी पार्टी साइन करा लो, एक ही बार रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ठीक है। 25 कहता है कि अगर सपोज लेट हो गए आप तो बेसिकली आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन वो कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम 4 महीने की, यानी कि टोटल 8 महीने के ऊपर तो कभी भी जा ही नहीं सकता, ठीक है। और एक्सटेंशन भी मैक्सिमम 4 महीने की मिल सकती है, और वो भी तभी मिलेगी जब कहीं ना कहीं आपका केस ऐसा है कि आपसे गलती हुई है और आपके बियॉन्ड द कंट्रोल कोई बात थी, इसलिए आप टाइम से आ नहीं पाए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 और 27 की। 26 कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बाहर एग्जीक्यूट हुआ है, इंडिया के बाहर, तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन को तो ले नहीं सकते थे क्योंकि वो बाहर एग्जीक्यूट हुआ, पता नहीं कितने टाइम में इंडिया में आएगा, तो सीधा बोल रखा है इंडिया में जब वो आ जाएगा तो इंडिया में आने पे वो 4 महीने के अंदर आपको जो है उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। और 27 सिंपली से एक बात कहता है कि विल की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कभी भी कराओ। विल की तो हमने करी रखी है ऑप्शनल, तो जो है सीधा से बोल रखा है कि जब भी करानी हो आ जाना। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 28 और सेक्शन 29 की, ठीक है। ये बात करते हैं प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है साइन भी कर लिया, पार्टीज पता है, सबने साइन कर दिया, लेकिन जाना किसके पास है, सब रजिस्ट्रार तो बहुत सारे हैं इंडिया में, तो बेसिकली ये बताता है दोनों सेक्शंस कि आपको किस सब रजिस्ट्रार के पास जाना है। 28 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, 29 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। 28 कहता है कि जिस सब डिस्ट्रिक्ट में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उस सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के पास ही आप जा सकते हो, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर सपोज ऐसा हो रहा है कि आपकी जो बेसिकली प्रॉपर्टी 2 सब डिस्ट्रिक्ट में फॉल करी है तो किसी के भी पास जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है कि किसी भी सब डिस्ट्रिक्ट में फॉल नहीं करी, वैसे तो ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फिर जो सबसे नियरेस्ट सब डिस्ट्रिक्ट है वहां के सब रजिस्ट्रार के पास जो है आप जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको यहीं के जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जो है किसी और स्टेट में चले गए, किसी और सब रजिस्ट्रार के पास चले गए, यही जुरिस्डिक्शन है, यहीं पे जा सकते हो। ओके, 29 बात करते हैं मोल प्रॉपर्टी से। तो मोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वैसे तो ऑप्शनल कर रखा है हमने, ऑप्शनल कर रखा था हमने रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर भी अगर जाना है तो फिर लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। और लॉ ये कहता है जिस सब डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूशन हुई है, साइनिंग हुई है, उस सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के पास जो है आप जाओगे। और यहाँ पे लेकिन एक रिलैक्सेशन दे रखी है कि अगर सारी पार्टीज अपना कंसेंट दे दें राइटिंग में तो फिर आप उस स्टेट में किसी भी और सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उस स्टेट के जो है बेसिकली किसी भी और सब रजिस्ट्रार के पास जो है आप जा सकते हो। तो ये हो गया 28 और 29। अच्छा, एक बात और, 28 में इस तरह का कोई भी जो रिलैक्सेशन नहीं है, वहाँ पे आपको वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में, जिस सब डिस्ट्रिक्ट में आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉल होती है, ठीक है। अच्छा, हमने बात कर ली कि कब जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, कौन जाएगा, कौन जा सकता है। तो इसकी हम बात करते हैं सेक्शन 32 कि बेसिकली जब हम रजिस्ट्रेशन कराने जा सकते हैं तो कौन कौन जा सकता है। तो या तो पार्टीज जाएं या फिर जो है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जाएं, जो लीगल हायर्स वगैरह हैं। अगर सपोज वो पार्टीज जो है मर गई हैं अनफॉर्चुनेटली तो वो जाएंगे, या साइनीज हैं, वही बात, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। या फिर जो है अगर वो पार्टी जिंदा है लेकिन वो खुद नहीं जा सकती तो फिर वो किसी को एजेंट जो मतलब किसी को ऑथराइज कर सकती हैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर किसी को एजेंट बनाया और ऑथराइज किया है तो वो बंदा जो एजेंट है वो आपके बिहाफ पे जो है आपके उस इंस्ट्रूमेंट की जो है रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक काम के लिए आपने ऑथराइज किया है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है कि आप वो बेसिकली आप अपने सारे कामों के लिए उसको ऑथराइज कर रहे हो, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होनी चाहिए। वी होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आप YouTube पे देख रहे हैं और आपको बहुत तेज़ लग रहा है तो फिर जो आप प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है। और आई बटन एक बार देख लीजिएगा, चेक करते रहिएगा कि हमने क्या फुल लेक्चर डाल दिया है कि नहीं, डिटेल्ड लेक्चर रजिस्ट्रेशन एक्ट पे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 23A की, ये बाद में ऐड हुआ था। क्या होता है कि अगर सपोज आपको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार हमने जो रजिस्ट्रेशन करा तो ली है लेकिन जो है गलत हो गई, कि मतलब शायद जो बंदा जाना चाहिए था वो नहीं गया था, या जो है गलत सब रजिस्ट्रार के पास चले गए थे, मतलब किस तरह की प्रोसीजरल क्लैरिकल गलती हो गई अगर, तो जिस दिन आपको गलती ज्ञात हुई, आपको एहसास हुआ, वहाँ से 4 महीने के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करना है। 4 महीने हैं बेसिकली, और वहाँ से इतने टाइम में करना ही करना है आपको। और अगर रजिस्ट्रेशन जो है हो गई, यहाँ पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो कर देगा सब रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्रेशन दोबारा से, तो ये मानी जाएगी उसी दिन से जब आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था।
अब हम बात करते हैं कि अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग है लेकिन जिस दिन से पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट को इफेक्टिव करवाना चाहती थी वो पहले की है, तो ये इफेक्टिव कब से माना जाएगा? तो ये इसका जवाब है कि जब से पार्टीज उस चीज़ को इफेक्टिव करवाना चाहती हैं वो तब से ही माना जाएगा। हम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है प्रेफरेंस देंगे किसके ऊपर? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो एक तो ये बात है सेक्शन 47 में। अगर सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है वो ए और बी के बीच में जो है साइन हुआ था, उसके बाद जो है सेम इंस्ट्रूमेंट सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ए और सी के बीच में बना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग टाइम पे हुई, तो यहाँ पे हम जो है किसको प्रेफरेंस देंगे? हम प्रेफरेंस इसके बेसिस पे नहीं देंगे कि पहले रजिस्ट्रेशन किसकी हुई, हम प्रेफरेंस इसके बेसिस पे देंगे कि पहले एग्जीक्यूशन किसकी हुई थी, पहले साइनिंग किसकी हुई थी। तो हमेशा जो है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को जो है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को हम प्रेफरेंस देते हैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपका जो है ओरल बात हुई थी, ट्रांजैक्शन ओरल है, और दूसरी तरफ है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन पूरी तरह से रिटर्न है, तो हम इसमें प्रेफरेंस किसको देंगे? रिटर्न वाले को। ऑब्वियसली एडवाइजेबल भी होता है कि क्या हर ट्रांजैक्शन रिटर्न तरीके से ही हो। लेकिन एक बात और है कि अगर सपोज ओरल ट्रांजैक्शन हुई थी लेकिन इमोरल प्रॉपर्टी की आपने पोजेशन दे दी है किसी को, तो यहाँ पे जो है ओरल जो ट्रांजैक्शन है, ओरल जो बेसिकली बातें हैं उसको हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इमोरल प्रॉपर्टी के केसेस में यहाँ पे हम जो है पोजेशन को बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अहमियत देते हैं कि पोजेशन किसके पास है। तो यदि आपने ओरली बात हुई थी लेकिन पोजेशन ट्रांसफर कर दिया सामने वाले को, तो यहाँ पे जो है अगर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ भी था किसी के और के साथ, तो भी जो है उसको हम जो है इग्नोर करेंगे क्योंकि पोजेशन ट्रांसफर हो गई है ओरल एग्रीमेंट के साथ। अब हम बात करते हैं सेक्शन 49 की। देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करानी थी, मैंडेटरी थी, लेकिन अगर आपने नहीं कराई तो यहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के? तो 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहली बात, ट्रांजैक्शन जो है पूरी तरह से वॉइड मानी जाएगी। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिसके थ्रू हुई थी वो भी वॉइड माना जाएगा। और साथ में बहुत बड़ी बात जो है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो एविडेंस के रूप में आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं कि 2 जगह जो है बेसिकली आप एक नॉन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को भी यूज़ कर सकते हो एज एन एविडेंस। क्या? पहले ये कि अगर किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट के लिए अगर आप अप्लाई करो और उसके लिए अगर आपको एज ए एविडेंस जो है दिखाना है, तो जो है आप एक नॉन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट को भी जो है यूज़ कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो दूसरी बात, अगर जो है बेसिकली आप ये प्रूव करना चाहते हो कि पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया आपने, यानी कि बेसिकली आपने पोजेशन दे दी है किसी को इमोरल प्रॉपर्टी की और जो है लेकिन पैसे भी नहीं लिए हैं, तो और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है उस डॉक्यूमेंट का, तो आप अपनी बात कैसे प्रूव करोगे अगर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई उस इंस्ट्रूमेंट की तो भी जो है आपको अलाउ किया जाएगा कि आप उसको एविडेंस के रूप में दिखा सकते हो, जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने जो है पोजेशन दे दी है उसकी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 71 की, जो कहता है कि अगर सब रजिस्ट्रार के पास आप गए और उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इसमें बस ये लिखा है कि उसको रीजंस राइटिंग में देनी पड़ेंगे आपको ऑर्डर में कि उसने क्यों रिफ्यूज़ किया। लेकिन 2 केस में उसको जो है इस तरह का कुछ राइटन में नहीं देना। कब? अगर आप जो है बेसिकली गलत सब रजिस्ट्रार के पास चले गए हो, तो यहाँ पे तो आपकी गलती है, तो वो क्यों देगा? तो ये पहली बात हो गई। और दूसरा केस ये है कि अगर उसने जो है बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की थी, एग्जीक्यूशन कर ली है, तो यहाँ पे भी आप उसको पहले गाइड करोगे कि पहले स्टैम्प ड्यूटी पे कर फिर तू मेरे पास आ, तो जो है यहाँ पे भी उसको रिटर्न में कुछ नहीं देने की जरूरत, उल्टा वो गाइड करेगा कि तू पहले स्टैम्प ड्यूटी ऐसे पे कर। ठीक है, देखिए, अगर आप जो है कहीं ना कहीं जो ऑर्डर का रिटर्न ऑर्डर की जो कॉपी है जिसमें लिखा है कि मैंने इसलिए रिफ्यूज़ किया, तो जो है कहीं ना कहीं अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो सेक्शन 72 आपको राइट देता है कि आप अपील कर सकते हो रजिस्ट्रार को। सब रजिस्ट्रार के ऊपर जो अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रार, तो अगर आप सब रजिस्ट्रार के ऑर्डर की कॉपी से जिसमें उसने लिखा है कि रिफ्यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप अपील कर सकते हो 30 दिन में, ऑर्डर की कॉपी मिलने से 30 दिन में। और उसके बाद रजिस्ट्रार जो है फाइनली डिसाइड करेगा। अगर रजिस्ट्रार ने ऑर्डर ये दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो सकती है, तो वहाँ से 30 दिन में आप अप्लाई कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ, किसको? सब रजिस्ट्रार को, और फिर उसको करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया सेक्शन 72। अब हम बात करते हैं सेक्शन 73, 74 और 75 की। ये तीनों भी इसी से रिलेटेड बात है कि क्या है, उसने जो है सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज़ करते वक्त उसने ये बोला कि मुझे लग रहा है फोर्जरी का केस है, नकली साइन का केस है। तो यहाँ पे बस एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा कि आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 30 दिन में अप्लाई करो रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अब यहाँ पे इंक्वायरी बिठाएगा और चेक करेगा कि क्या रियल साइन है कि नहीं, और फाइनली जब उसका ऑर्डर आ जाएगा और ऑर्डर में अगर वो ये कह रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है और रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तो उसके ऑर्डर से 30 दिन में आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और सेक्शन 72 का केस हो या 73, 74, 75 का केस हो, आप जब दोबारा से अप्लाई करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन लेकिन जो है इफेक्टिव कब से मानी जाएगी? ओरिजिनली सबसे पहले जब आपने अप्लाई किया था उस डेट से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा सेक्शन 71 से लेकर 75 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे गिफ्ट ईट की। करता रहो। अच्छा,
अब हम बात करते हैं गिफ्ट डीड से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। अब इमोरल प्रॉपर्टी का अगर कोई गिफ्ट देता है, सपोज डोनर ने साइन कर दिया, डोनी ने साइन कर दिए, तो फिर अगर साइन करने के बाद डोनर मुकर जाए कि यार मैं नहीं दे रहा और मैं इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, डोनी करा लेगा, डोनी भी तो करा ही सकता है। तो इसलिए अगर डोनर ने साइन कर दिया उसके बाद वो मुकरता है, कोई मतलब नहीं मुकरने का, उसको मानना ही पड़ेगा और उसको वो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर डोनर ने साइन कर दिया उसकी डेथ हो गई तो कोई बात नहीं, उसका या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करा लेगा, और वो अड़ गया मैं नहीं करा रहा, तो कोई बात नहीं, क्यों, डोनी करा लेगा। डेथ हो चुकी है उसको, तू करे कोई बात नहीं। डेथ हो गई बंदे की, क्या बंदे की डेथ हो गई, कोई बात नहीं है। बस कैसे अबे यार, अब एक पॉइंट रहता है वो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो डेथ हो गई। और फाइनली आपको ध्यान रखना है कि वही बात है कि गिफ्ट डीड की अगर सपोज साइनिंग हुई 12 तारीख को और रजिस्ट्रेशन हुई 18 तारीख को, तो गिफ्ट डीड ऑपरेटिव किस दिन से माना जाएगा? एग्जीक्यूशन डेट से, यानी कि 12 तारीख से ही। हो गया, हो चुका, खत्म। इसी के साथ हमारा जो सुपर क्विक रिवीजन था रजिस्ट्रेशन एक्ट का वो कंप्लीट होता है, और हमने अपनी तरफ से कोशिश की बहुत अच्छे से करा सके हम। तो आप ज़रूर अपना कमेंट करके जो है नीचे कहीं पे भी जो है आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हो, IGTV पे। तो थैंक यू सो मच कि आप आए, और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोज़ डाल चुके हैं और हमारा प्लान है कि हम बहुत सारी वीडियोज़ डालेंगे। तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और जेन्युइनली हमें लगेगा कि हाँ, हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे, ताकि हम मिनी वीडियोस जो डालते रहते हैं उसकी एक्सेस आपको जो है मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।